हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने अपना प्रस्तुत लेक्चर देने आया। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आपको इससे पहले बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में बताया था। होता क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? आवेशों का वितरण। एक तो होता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज, मतलब या आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, असमान रूप से आवेशों का वितरण। फिर दूसरा होता है एक समान रूप से आवेशों का वितरण। तो एक समान असमान रूप से जो आवेश का वितरण होता है उसको मैंने बताया आपका कि मतलब कि वहाँ पर होता है डिफरेंट टाइप से जो होता है, विभिन्न प्रकारों से चार्जों का वितरण होता है। लेकिन जो एक समान रूप से चार्ज का वितरण होता है उसको मैंने बताया था कि चार्ज होते हैं हमारे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों क्या होता है एक समान रूप से ही फ्लो करते हैं, यानी वितरण होता है उनका। तो मैंने फिर से बताया था, मैंने एक तो अब बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश का वितरण भी बताया था मैंने आपको, बहुत अच्छी तरीके से बताया था उसको। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और आज जो मुझे आपको बताना है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेशों का वितरण। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लोग जो सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो रही है, डे बाय डे, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन की समस्या और ही गंभीर रूप से बढ़ती जा रही है। इसमें मुश्किल ये है कि आपकी क्लासेस 2 से 3 महीने तक ऑफ ही रहेंगी। तो हमें अपनी क्लास को चालू करने के लिए, हमें अपनी क्लासेस को स्टार्ट रखने के लिए, चालू करने के लिए बस एक ही माध्यम है, स्वतः स्टडी करना। स्वतः स्टडी करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बुक से नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन्हें यूट्यूब, आजकल तो डिजिटल दुनिया चल रही है हमारे साथ, तो डिजिटल दुनिया के साथ हमको चलना पड़ेगा। और जब हम चलते हैं तो हम उसका उपयोग सदुपयोग तरीके से करें, एक अच्छे वे पर चलें, एक अच्छे रास्ते पर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने यूट्यूब माध्यम से जुड़िए और बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, आप उसको सुनिए। और मेरा जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा भी सपोर्ट करिए। तो मैं बिना वेस्ट किए आपको बताता हूँ कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो होता है कि पृष्ठीय आवेश वितरण। बेटा देखो फिगर से, एक निकाय है। क्या है? एक निकाय है। निकाय में क्या होते हैं? 2 स्थिर आवेश हैं। क्या है? 2 स्थिर आवेश है। उससे पहले जान लो कि ये सरफेस है। क्या है? एक पृष्ठ है। ठीक है, इसमें एक सतत रूप से यानी एक समान रूप से आवेशों का क्या हो रहा है बेटा? वितरण हो रहा है। इसमें मैंने एक छोटा सा पृष्ठ और कंसीडर किया है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है बेटा डी से, डी एस से। और इसका जो पूरे का डेंसिटी है यानी घनत्व कितना बेटा? सिग्मा माना है मैंने, सिग्मा माना है। और इसको रिप्रेजेंट किया है घनत्व को सिग्मा से, किसमें? सरफेस टेंशन में। ठीक है, सॉरी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने सरफेस को कंसीडर किया है, जो मैंने एक पार्ट लिया है सरफेस का, उसका घनत्व कितना है बेटा? सिग्मा है। कितना है? सिग्मा है। और इसके जो एक छोटा पार्ट फिर से मैंने सरफेस के अंदर कंसीडर किया है, जहाँ मेरे चार्ज जो हैं एक समान रूप से वितरित हो रहे हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। उस पर क्या है? एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू, धन आवेश है, धन परीक्षण आवेश डी क्यू है। और दूसरा बिंदु है हमारा धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तथा इसका मूल बिंदु कितना है बेटा? क्यू का मूल बिंदु कितना है? इसको मान लो एक बिंदु मान लो, पी मान लो, और इसको भी एक बिंदु मान लो। क्या? ऑलरेडी डीएस है इसका, लेकिन इसके अंदर भी हम बिंदु मान सकते हैं क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी से ओ तक की दूरी को, मतलब धन परीक्षण आवेश से और मूल बिंदु ओरिजिन, जिसको सेंटर कहते हैं, निकाय का जो सेंटर है उसकी दूरी कितनी है? वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया मैंने। इसके बाद सेम डीएस से और मूल बिंदु ओ के बीच की दूरी आर डैश है। आएगा समझ में? जब ये दोनों चीजें हमको पता लग गई, तो मैंने आपको बताया था, जब कूलॉम का नियम सदिश रूप पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि इसमें त्रिभुजों का योग का नियम लगता है, यानी कि 2 त्रिभुज मतलब त्रिभुजों के दोनों भुजाओं का योग बराबर क्या होता है? तीसरी भुजा। तो हम इन दोनों को ऐड किया और तीसरी भुजा के इक्वल कर दिए। तो ठीक है, हमने आपको बताया सारी चीजें कि कैसे फिगर मैंने ड्रा किया है। एक निकाय है, 2 बिंदु आवेश हैं, स्थिर आवेश, कूलॉम का नियम। और ये जो वेक्टर आर रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर आर जो बताता है क्या करता है? डायरेक्शन को निरूपित करता है। भाई डायरेक्शन तो उसी की फिक्स होगी ना, जिसकी डिस्टेंस क्या होगी? फिक्स होगी।
है कि नहीं। डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी फिक्स, मतलब अगर डिस्टेंस फिक्स होगी तो डायरेक्शन भी फिक्स होगी। तो मुझे बताना है कि विद नोट्स मैंने आपको बताया ये किसी आवेश पर पृष्ठ आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है। मैंने पहले ही बताया आपको कि वो पृष्ठ आवेश है, उस पर आवेश है, उस पर चार्ज जो है एक समान रूप से क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो और इसके घनत्व को मैंने रिप्रेजेंट किया सिग्मा से, और जो होता है घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा टाइम होता है, और बटा जो भी है और बटा टाइम होता है। तो डी क्यू अपॉन डी एस, ठीक है, ये हो गया हमारा घनत्व। अब यहाँ से हम डी क्यू आवेश निकाल लेते हैं। आवेश तो मैंने निकाल लिया, क्या मिला हमको, सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है। माना पी एक क्या है, बिंदु जिस पर एक समान आवेश के कारण बल ज्ञात करना था हमको। क्या करना था, बल ज्ञात करना था। और माना पी का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष वेक्टर आर है, मैंने पहले ही बता दिया। और डीएस से बिंदु ओ के बीच की दूरी कितनी बताया मैंने, वेक्टर आर डैश बताया। अब कूलाम के नियम के अनुसार पृष्ठ अवयव डीएस पर आवेश कितना था, डी क्यू। अरे भैया डीएस पर आवेश मैंने आपको बताया ना कितना आवेश है, डी क्यू आवेश है। अब डी क्यू का मान समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिल गया हमको, कितना मिला, सिग्मा डीएस के कारण बिंदु पी पर रखे धन आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। अरे भैया इसके कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल निकालना है हमको। तो कितना निकला, डी एफ फ्रॉम कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट पाई एरा, और डी क्यू, डी एस पर कितना चार्ज है, डी क्यू अपान में इतना, क्योंकि यहाँ आर क्यू क्यों है, यहाँ पे मतलब क्या होता है कूलाम के नियम में कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर था ही, यहाँ पे क्या था, इसको हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे आर ही तो था भाई। अगर थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें हम यहाँ पे, तो आर कैप था हमारे पास, यूनिट वेक्टर आर कैप था। तो आर कैप का मान होता है यहाँ पे वेक्टर आर अपान में आर, ठीक है। तो यही यहाँ पे कुछ किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। और आर का मान हमने निकाला, दो त्रिभुजों का मतलब दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के सदिश नियम, दो भुजाओं का योग बराबर तीसरी भुजा, तो हमको ए वैल्यू प्राप्त हुई, आर बराबर हमको ये मान। भाई हमारे पिछले लेक्चर में मान मैंने निकाल के दिखाया आपको, अगर कहीं त्रुटि हुई हो तो माफ कर देना। तो यहाँ पे जब आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर तो आर इक्वल टू आर के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आर माइनस आर डैश, ठीक है। यही बात आनी थी मुझे आपको। अब भाई डी क्यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ लिखते हैं डी क्यू का मान इक्वेशन नंबर माफ करिएगा, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, भैया अगर समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे, अभी तो हम एक छोटे से पार्ट का निकाल रहे हैं मान, इसका मान सरफेस है, उसके अंदर भी एक सरफेस मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आवेश बताया कितना है, डी क्यू बताया। इसके बाद क्या बताया कि कूलाम के नियम की हेल्प से दो स्थिर आवेश है, उनके बीच जो फोर्स कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें अभी आपको बतानी भी बाकी है, और मैं पहले से ही बता चुका हूँ, जो अभी बता रहे हैं पहले बताया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे डी क्यू का मान अगर इसमें पुट करते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो देखो हमें क्या मिलता है, हमें कुछ इक्वेशंस और प्राप्त होंगी, ठीक है। और जो इक्वेशंस हमें प्राप्त होंगी वो इस प्रकार से होंगी, डी एफ इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट, डी क्यू का मान था सिग्मा डी एस अपान में मॉड आर माइनस आर डैश, वेक्टर लगा देना भाई, भूलना नहीं, भूलोगे तो आपका नंबर घटेगा, हमारा थोड़ी में घटेगा, आर माइनस आर डैश, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया मैंने। अब मैंने तो एक छोटे से पार्ट का निकाला है सरफेस, अब हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण, संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण
धन आवेश यानी Q नॉट पर लगने वाला बल, Q नॉट पर कुल बल। भाई अभी तो कुल मैंने क्या निकाला था, अभी तो एक छोटा सा निकाला था इस वाले पार्ट का, जो मैंने ds कंसीडर किया था, उसके ऊपर चार्ज मैंने कंसीडर किया था क्या, Q। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का। भैया मैथ वाले हैं चाहे फिजिक्स वाले हों, यहाँ में एक इंटीग्रेशन सिस्टम आता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हमको यहाँ लगाना ही पड़ेगा। अब ds है, ds भैया ds है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू मैंने r की निकाल है, भाई इसके बीच की दूरी r मानेंगे नहीं मानेंगे, हम दोनों को निकालेंगे। त्रिभुज के सदिश का नियम क्या होता है कि मतलब दो भुजाओं का योग इक्वल टू द तीसरी भुजा, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ से ds का मान हमने निकाल रखा, कितना निकाला है ds का मान, हमने निकाला है df इक्वल टू द क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा r माइनस r डैश अपान में मॉड r माइनस r डैश का क्यूब, ठीक है, इंटू ds। और यहाँ पे देखना है एक चीज और मिस्टेक हो रहा है, जो यहाँ फार्मूला हमारा Q नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। Q नॉट को हम बाहर ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आएगा समझ में? आशा करता हूँ आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगला टॉपिक जो हमारा होगा इसी का, इसको यहाँ सेकंड पार्ट मान लेना है। हमारा आज पार्ट 2 वीडियो तीन जो हमारा होता है, एक समान रूप से चार्ज का वितरण, ये 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। मैंने लीनियर से कर दिया, सरफेस से कर दिया, हमें वॉल्यूम से करना है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, मेहनत करने की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल का आप जरा से भी टेंशन ना लें, न्यूमेरिकल भी हम इसके बाद आपको करवाते हैं और अच्छे से करवाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।